जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों फिर से आपके लिए ज्योग्राफी के टॉप 30 क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले। आज इसका 8 नंबर का वीडियो है। इससे पहले 7 वीडियोस हमने ज्योग्राफी पे लिए हैं जो काफ़ी शानदार होने वाले हैं। आपको बता दें ये क्लास जो है आपकी ये डेली शाम को 6 बजे होती है इसी चैनल अड्डा 730 स्टडी पर। शाम को 6 PM पर डेली क्लास होती है, तो आप लोग डेली आया करेंगे, आपको डेली क्लासेस मिलेगी। तो आप लोग क्या करें, सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, आपके पास बेल आइकन दाबेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो डेली शाम को 6 बजे आप लोग आ जाया करेंगे, ठीक है। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन धमाकेदार क्वेश्चन है और एसएससी जीडी स्पेशल ये क्लास है। चलिए कहते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन से हैं। बताइए उष्णकटिबंधीय। पहली बात आप लोग अभी जाने उष्णकटिबंधीय है क्या। देखिए उष्णकटिबंधीय क्या होता है, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। ये क्या है, हमारी पृथ्वी है। फिर से बनाते हैं हम, ये पृथ्वी है हमारी, ठीक है। अब पृथ्वी ये जो हुई, अब पृथ्वी में आपको पता है पृथ्वी में अपन के पास कितनी रेखाएं हैं, ये हो गई 0 डिग्री रेखा, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर वाली हुई 23.5 डिग्री, कितनी हुई, इसको कहते हैं 60 डिग्री कर्क रेखा। उसके बाद ये जो नीचे वाली रेखा है इसको कहते हैं 23.5 डिग्री मकर रेखा, मकर रेखा यानी दक्षिणी रेखा। अब मैं आपको बताऊं कि भाई साहब देखिए, अब जो ये वाला बीच वाला क्षेत्र है, ये वाला, इस पूरे क्षेत्र को क्या कहते हैं सर, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। इस वाले पूरे क्षेत्र को क्या कहते हैं सर, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। क्यों कहते हैं, देखिए यहाँ पर आपका सूर्य होता है, सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर साल भर क्या पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस वाले क्षेत्र पर भी कहीं ना कहीं सीधी पड़ती। तो इस वाले क्षेत्र में सर्वाधिक पूरी पृथ्वी से ज़्यादा यहाँ पर तापमान रहता है, ठीक है। तो इस वाले क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। तो आपको याद रखना जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है वो कैंपोस और स्टेपीज घास के मैदान, सॉरी स्टेपीज तो ऊपर पड़े, और सदाना, इसे सवाना कहते हैं, सदाना नहीं, इसे सवाना कहते हैं, ठीक है। सवाना, कैंपोस भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन पहला और तीसरा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन वेनेजुएला स्थित उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है। देखिए मैं आपको बता दूं जो वेनेजुएला में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं उन्हें लानोस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लानोस कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे लानोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कह रहा कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहते हैं। देखिए जो कनाडा के मध्य घास पैती है उसे आप प्रेरी कहते हैं, ठीक है, प्रेरी कहते हैं। ये पन्यास नहीं, इसको आप पंपास कर लीजिए, पंपास, ठीक है। पंपास ये आपको कहाँ मिलेगी, ये आपको अर्जेंटीना में देखने को मिलेगी, ठीक है। अर्जेंटीना में पंपास। स्टेपीज जो है ये आपके रूस, यूरोप वाले रूस में देखने को मिलेगी। डाउन से ये कहाँ मिलेगी, ये आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगी, ठीक है। बिल्कुल हर एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करूंगा आपको, रुक जाए एक मिनट। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिली। क्लियर है, इतना आपको क्लियर है, नहीं क्लियर बताओ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा शानदार क्वेश्चन, कह रहा है अस्वान उच्च बांध स्त्री है। बताइए अस्वान उच्च बांध स्थित है, बताइए अस्वान बांध कहाँ है। तो आपको याद रखना जो अस्वान बांध है ये मिस्र में है। नदी कौन सी है सर, नील नदी। और नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है, तो कहेंगे सर मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं। अस्वान बांध आपका मिस्र में स्थित है जो कि नील नदी पर है। 10 बार क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में, एसएससी जीडी स्पेशल, एसएसबी हेड कांस्टेबल, दोनों में 25 नंबर की जीएस आनी है। और 25 में से हमारा जो टारगेट है वो 22 से 23 का है, 23 का है, इससे प्लस ही है, 22 से कम नहीं आना चाहिए। डेली प्रैक्टिस करवा रहा हूं आपको, सब्जेक्ट वाइज अभी चल रही है, इसके बाद भी आपको मैं करवाऊंगा। चलिए उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट आप उठाएंगे 25-25 के। चलिए कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। बताइए यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। ऑप्शन के अनुसार बताएंगे। एशिया ऑप्शन में नहीं है तो आपको क्या लगाना है, अफ्रीका लगाना है, जब एशिया आपको नहीं दिया गया, ठीक है, आपको अफ्रीका लगाना है। मैं आपको बता दूं अब आपके लिए डेली क्लासेस शाम को 6 बजे लेके आते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, वहां से आप जाकर हमारी सारे वीडियोस एसएससी जीडी के लिए देख सकते हैं। वरना आपको हैशटैग जीके जिस अड्डा 730 स्टडी टाइटल के नीचे दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे एक बार, सारे वीडियोस धमाकेदार आपको मिल जाएंगे। लीजिए अगला क्वेश्चन, कह रहा निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है। बताइए भूमध्य सागर से नहीं लगती। अच्छा भूमध्य सागर की प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है। बताइए भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है। बताइए स्तंभ किसे कहा जाता है। तो आपको याद है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बोली को कहा जाता है। किसको, स्ट्राम्बोली
ज्वालामुखी को। अच्छा, एक बात और बता दीजिए कि भूमध्य सागर की एक कुंजी किसे कहा जाता है? ये जिसने क्वेश्चन बता दिया मैं मान जाऊंगा भाई साहब। बताइए, भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? तो आपको याद है जिब्राल्टर की जल संधि। किसे? जिब्राल्टर जल संधि, जो भूमध्य सागर की एक बेहतरीन जल संधि है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है यूरोप महाद्वीप एंड नीचे वाले जो अफ्रीका के ऊपरी देश हैं जिनकी सीमा भूमध्य सागर से निकलती, उनके सबके लिए। ठीक है, तो आपको याद ना, जो चाड है ये इसके साथ सीमा नहीं बनाता, अल्जीरिया बनाता है, मोरक्को बनाता है, थोड़ी सीमा मिस्र की भी ऊपर वाले क्षेत्र में मिलती है। ठीक है, लेकिन चाड की सीमा यहाँ से भूमध्य सागर से नहीं मिलती है। एक अगला आगे देश दिया गया ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया की भी सीमा, ये अफ्रीका का देश है, ट्यूनीशिया की भी सीमा लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको घास के मैदान दिए गए, देश दिए गए, मिलान करना। ठीक है, मैंने अभी आपको क्या बताया था? पंपास आपका कहाँ मिलेगा? तो कहा था सर आपने अर्जेंटीना में मिलता है। पंपास आपका कहाँ मिलता है? अर्जेंटीना में मिलता है। ठीक है, पुस्टेज, ये पुस्टाज है, इसे आप कुछ पुस्टेज के लिए या पुस्टाज के लिए। ठीक है, ये आपका कहाँ मिलेगा? पुस्टाज जो है ये हंगरी में मिलता है। कहाँ मिलता है? हंगरी में। हंगरी की राजधानी क्या है? तो कहेंगे सर हंगरी की जो राजधानी है बुडापेस्ट है। ठीक है, उसके बाद वेल्ड, वेल्ड कहाँ मिलेंगे? तो कहेंगे सर वेल्ड जो है आपको ये दक्षिण अफ्रीका में मिलेंगे। ठीक है, डाउन्स कहाँ मिलेंगे? तो डाउन्स आपको मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया में। एक बेहतरीन सी आपको इन दोनों को याद, इनमें ज़्यादातर आपको कन्फ्यूज़न होता है इन दोनों में। इनको देखो, याद करने की मैं बात बता दूं, एक बहुत बेहतरीन ट्रिक है। देखिए, डाउन्स मतलब क्या होता है? आप कहते हैं सेट डाउन। सेट डाउन मतलब क्या होता है? तो डाउन्स मतलब क्या होता है? आप नीचे बैठ जाएं। बहुत ध्यान से सुनिएगा ट्रिक को। आप क्या करें? नीचे बैठ जाएं। डाउन्स मतलब यही तो होता है। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया के नक्शे को देखेंगे तो बिल्कुल कहाँ कोने में पड़ा हुआ है, उधर जापान के भी नीचे बिल्कुल कोने में। तो कहाँ है? एक हिसाब से वो भी तो नीचे है। तो नीचे और नीचे क्या मिल गया? अगर आप याद करें, मैं हमेशा इसी तरीके से याद किए हुआ हूँ। वेल्ड और डाउन्स में कन्फ्यूजन होता है, अगर आपको याद है तो बेहतरीन बात है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपको याद है डाउन्स कहाँ है? नीचे, और नीचे ऑस्ट्रेलिया भी, तो नीचे नीचे हो जाएगा। और वेल्ड कहाँ है? तो वेल्ड आपको याद है साउथ अफ्रीका में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन कह रहा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से गुजरती? तो आपको याद है जो कर्क है, भूमध्य है और मकर, ये तीनों जो हैं ये अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती। एकमात्र ऐसा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। अच्छा बताइए, कर्क रेखा जो है ये भारत से होकर गुजरती है, ये भी बात आपको याद है। लेकिन भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। शानदार क्वेश्चन है भाई साहब। भूमध्य रेखा को भी बता दीजिए कौन सी नदी काटती है, और मकर रेखा को भी बता दीजिए कौन सी नदी काटती। कई बार धमाकेदार क्वेश्चन है, 10 बार आपके एग्जाम में पूछा गया। तो मैं आपको बताऊं, देखिए अगर बात करते हैं कर्क रेखा क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि भारत की नदी माही, माही जो है ये आपकी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्लियर है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। उसके बाद आई मकर, मकर रेखा को लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी जो है ये आपकी 2 बार काटती है। याद रखेंगे, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया और इस बार आने के भी चांसेस हैं। ठीक है, अगली जो आपकी आई है नदी भूमध्य, भूमध्य रेखा को कांगो कह लीजिए, जायरे नदी, जायरे नदी कह लीजिए, या कह लीजिए आप कांगो नदी। नाम एक ही है, नदी एक ही है, नाम 2 हैं। ठीक है, कांगो नदी, ये जो कांगो नदी है ये इसको मतलब भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग कौन से हैं? फिलहाल आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन शायद नहीं आएगा क्योंकि ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, पीडीएफ में पढ़ा था तो मैंने ले लिया। हॉर्न याद रखना है फिलहाल, क्योंकि आप आगे भी एग्जाम देना है आपको। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग कौन से हैं? सोमालिया, इथोपिया और जिबूती। ये क्या है? ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश हैं, सोमालिया, इथोपिया और जिबूती। याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? मैंने अभी क्या बताया था, जल संयोजी मतलब क्या है? ये जो जल संधि कह लीजिए, आप क्या कहते हैं, जल संधि से कह लेते हैं जल संधि। कह रहा है यूरोप को अफ्रीका से अलग करती। तो आपको याद रखना है यूरोप का इस यहाँ पे इस प्रकार से आता हुआ, इस प्रकार से ये भूमध्य रेखा के पास है, ये यहाँ पर भूमध्य सागर है, और अफ्रीका जो आपका है ये इस प्रकार से जाता है, इस प्रकार से अफ्रीका जाता है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपकी कौन सी स्थित है जल संधि? तो कहेंगे सर यहाँ पर जो है इसे ही कहते हैं जिब्राल्टर की जल संधि। जिब्राल्टर की जल संधि यहाँ पर हो, और ये आपका भूमध्य सागर यहाँ पर पड़ता है। ये क्या पड़ता है? भूमध्य सागर पड़ता है। ठीक है, ये यहाँ पर भूमध्य सागर और यहाँ पर जिब्राल्टर की जो अफ्रीका और इसको लिख। अच्छा, ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि लाल सागर, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया, लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? और कई बार क्वेश्चन पूछा गया भूमध्य सागर को कौन सी नहर जोड़ती है, बताएंगे। और वही नहर अफ्रीका को एशिया से भी अलग करती है, अफ्रीका को एशिया से भी अलग करती है। अफ्रीका को एशिया से लाल सागर अलग करता है। एंड आपकी सर कहेंगे कौन सी नहर? तो कहेंगे सर सुएज नहर। कौन सी नहर? सुएज नहर।
एक मिनट, कौन सी नहर कहेंगे सर? स्वेज नहर जो है ये आपकी लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, एंड लाल सागर और स्वेज नहर दोनों इसको अलग करते हैं, अफ्रीका और एशिया को। अगला, दक्षिण एशिया निम्नलिखित देशों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा? मालदीव, भूटान। तो इसमें मालदीव हो जाएगा। मैं ऑप्शन आपको आगे दो दिखा देता हूं, उनमें भी मालदीव सबसे छोटा है, क्योंकि मालदीव आपका नीचे पड़ा हुआ है। भूटान ये आपका भारत का नज़दीकी देश है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके जीडी शायद 2018 की किसी शिफ्ट में पूछा गया था कि भूटान से भारत का कौन सा राज्य भारत का कौन सा राज्य भूटान से सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है? बताइए, सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। आप अगर 2018 में जो फॉर्म पढ़े थे, 19 में उसका एग्ज़ाम हुआ, कोई शिफ्ट आप उठाएंगे, मुझे याद नहीं है किस शिफ्ट में। फिलहाल ये क्वेश्चन मैंने देखा है, प्रीवियस क्वेश्चन हल करना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा सीमा कौन सा राज्य साझा करता है बताएंगे। तो आपको याद है भूटान से जो है, भूटान से भारत का सबसे ज़्यादा सीमा अगर साझा करेगा तो वो असम है। ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे। असम जो है ये सबसे ज़्यादा भूटान से सीमा साझा करता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, तो सबसे छोटा मालदीव किन ऑप्शनों में? तो आपको याद है श्रीलंका हो जाए, बांग्लादेश हो जाए, या आपका भूटान हो जाए, उनमें सबसे छोटा कौन है? मालदीव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में से कौन सा चीन का सीमावर्ती देश नहीं है? बताइए, चीन का सीमावर्ती देश नहीं है। देखिए, मंगोलिया ऊपर पड़ता है, पाकिस्तान भी पड़ता है, रूस ये ऊपर से आता हुआ है, लेकिन बुल्गारिया ये आपका चीन से सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। भारत भी चीन से सीमा साझा करता है, और मैं आपको बता दूं, भारत में सबसे ऊपर आपको जम्मू कश्मीर सीमा साझा करता है, जम्मू कश्मीर नहीं, जम्मू कश्मीर अब टूट गया, लद्दाख सीमा साझा करता है। उसके बाद यूके, और यूके से पहले हिमाचल प्रदेश, उसके बाद नेपाल आ जाता है, ठीक है, और बिहार, उधर आपका फिर भूटान आता है, सिक्किम के बाद भूटान देश पड़ता है, फिर अरुणाचल प्रदेश। इतने राज्य क्या करते हैं? आपकी सीमा साझा करते हैं, ठीक है, सीमा साझा करते हैं किससे? चीन के साथ। और चीन के साथ सबसे ज़्यादा सीमा कौन साझा करता है? तो अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा है? बताइए, सबसे ज़्यादा शुष्क क्षेत्र कौन सा है? मैंने आपको कल तो हिस्ट्री का सेशन हमने लिया था, परसों जब मैंने ज्योग्राफी के क्वेश्चन करवाए थे, तो उसमें आपको बताया था सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है। तो कहेंगे सर आटाकामा जो मरुस्थल है सबसे शुष्क मरुस्थल है, जो पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है, आटाकामा मरुस्थल। अच्छा, कमेंट बॉक्स में अगर वो वीडियो आपने देखा तो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कहाँ आटाकामा मरुस्थल पड़ता है, ठीक है। थार का मरुस्थल भारत का है, गोबी का मरुस्थल चीन और मंगोलिया की सीमा पर है, अरब का मरुस्थल अरब में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, स्वेज नहर, देखो आ गया क्वेश्चन, मैंने अभी बताया तुरंत आ गया, पीडीएफ में पढ़ा था। स्वेज नहर किनको जोड़ती है? तो मैंने क्या बताया था, लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन सी जोड़ती है? स्वेज नहर जोड़ती है। लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन सी नहर? स्वेज नहर जोड़ती है। मैंने आपको बताया भी था और क्वेश्चन भी आ गया। लीजिए अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आप लोग जानते हैं विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी सर? नील नदी। नील नदी जो है सबसे लंबी नदी है। अच्छा, इन्हीं चारों ऑप्शन में से आपको बता देना है, निम्न नदियों में से सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कहाँ है? सबसे बड़ा अपवाह तंत्र क्या होता है मैं अभी बताऊंगा। अपवाह तंत्र किसका है, किस नदी का है? तो अपवाह तंत्र क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए। देखिए, अपवाह तंत्र ये बात होता है कि कितनी नदियां किस नदी में आकर मिलती हैं। जैसे गंगा का अपवाह तंत्र कौन हो जाएगा? यमुना नदी, सोन नदी, गंडक नदी, काली नदी, घाघरा नदी, घग्गर नदी, ये क्या है? और रामगंगा नदी, ये सब क्या है? ये गंगा का अपवाह तंत्र है। तो इस प्रकार अमेजन का अपवाह तंत्र विश्व का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। किसका? अमेजन का। याद रखेंगे, अमेजन का जो अपवाह तंत्र है ये विश्व का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। ये बात आपको याद है, शानदार क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? छपेगा भाई साहब, स्टार लगाएंगे। कौन सी नदी यूरोपीय नदी है जो ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर से गिरती है? अभी तक हमने जितने भी 7 वीडियोज लिए थे सब में आपको क्या करवाया है, भारत का भूगोल करवाया। लेकिन मैंने एक वीडियो कल वाले में जो पिछला वीडियो लिया था 7 नंबर का वीडियो, उसमें भी कुछ मैंने विश्व के लिए थे और इसमें भी, क्योंकि विश्व से भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इस बार लेवल थोड़ा हाई जाएगा, क्योंकि मात्र भैया 25,000 वैकेंसीज़ हैं और फॉर्म तो हर साल की तरह उतने ही पड़े हैं, ठीक है। तो आपको याद ना है, वैकेंसीज़ ज़्यादा कम है तो आपको उस तरीके से मेहनत भी करनी पड़ेगी। एग्जामिनर से आपको एक स्टेप आगे ही सोचना पड़ेगा। डेन्यूब नदी क्या करती है? ये ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और काला सागर में गिरती है, ये याद रखेंगे। चलिए
अगला, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपको याद ना, एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी नदी है, जो कि कहाँ है? जो कि आपके चीन के आसपास बहती है। गंगा नदी ये भारत की सबसे बड़ी नदी है, भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी। ठीक है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए ब्रह्मपुत्र का, जो ब्रह्मपुत्र का एक बार एक क्वेश्चन शायद 2015 में जीडी में आया था कि ब्रह्मपुत्र नदी का मतलब बहाव क्या था, बहाव कितने देशों में है? बताइए कितने देशों में है, कितने देशों में है? तो आपको याद है 3 देशों में। कितने? 3 देशों में। देखिए वो तिब्बत वाला इलाका वो अब तो चीन के पास है, वो हुआ। दूसरा आपका भारत में, तीसरा आपका बांग्लादेश। याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। क्या निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है? बताइए सबसे लंबी नदी है निम्न में से। तो आपको इनमें से सबसे लंबी बताना अमेजन नदी, जिसका आबाद तंत्र सबसे ज़्यादा बड़ा है। अमेजन के जंगलों को क्या कहा जाता है? बताइए अमेजन के जंगलों को क्या कहा जाता है? तो आपको याद ना, अमेजन के जंगलों को पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके इतने ज़्यादा घने हैं, इनमें ऑक्सीजन बहुत आती है, क्योंकि पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, तो इन्हें पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। ठीक है, फेफड़ा कहा जाता है, पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि बहुत इनकी जनसंख्या है। अगला, निम्न नदियों में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार, मैंने क्या कहा था? बताइए, मैंने पूछा था नहीं बताया था। ठीक है, तो विषुवत रेखा को कौन सी? कांगो नदी काटती। इसमें जायरे भी ऑप्शन में दे दिया, इसको काट लेंगे, फिर आप कांगो नदी याद रखेंगे। कांगो हो जाए या जायरे आ जाए, आपको कांगो याद रखना है फिलहाल ज़्यादा। कांगो नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। चलिए याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी? यूरोप की, तो आपको याद रखना है, यूरोप की बूझेगा तो वोल्गा नदी, एशिया की यांगटीसी नदी, ठीक है, विश्व की चीन नदी, यूरोप की वोल्गा नदी। याद रखेंगे। चलिए यूरोप की वोल्गा नदी। लो ये देखो, मैंने अभी पूछा और क्वेश्चन आ भी गया। अपवाह क्षेत्र के दृष्टि से जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है कौन सी है? अमेजन नदी। अभी बताया था नहीं बताया था, पूरी बात बताई थी अपवाह क्षेत्र क्या होता है। तो अमेजन नदी जो है या अपवाह की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पनामा नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? देखिए मैं आपको बताऊं, अगर आप उत्तरी अमेरिका देखेंगे तो इस प्रकार से उत्तरी अमेरिका चला रहा है, यहाँ पर लचक खा जाता है, इस प्रकार से आता है, इस प्रकार से, इस प्रकार से। मैं चित्र बना नहीं पा रहा हूँ। जो ये मैक्सिको का वगैरह है, मैक्सिको के नीचे आपको पनामा वगैरह मिलेगा, तो यहाँ पर से ये नहर यहाँ पर से ये नहर गिरती है। और इस तरफ आपका प्रशांत महासागर है, और इस तरफ क्या है? अटलांटिक महासागर। तो ये प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है पनामा नहर। कहाँ पर है? तो आप अगर जाएंगे, अभी आपके पास मैप हो या एटलस हो या मोबाइल में सर्च करेंगे पनामा नहर, तो आपको नीचे जो है जाएंगे तो उत्तरी अमेरिका मिलेगा, उत्तरी अमेरिका के नीचे मैक्सिको के नीचे आपको ये नहर देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती? तो आपको याद है राइन नदी जो है ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भारत में अगर भ्रंश घाटी से बहकर बूझे तो कौन सी नदी बहती है? तो आपको याद ना, सबसे ज़्यादा नर्मदा फेमस है, नर्मदा। नर्मदा के बाद आपका याद आता ताप्ती, ताप्ती। अच्छा ये तो सबको मालूम है यार, ये तो सबको मालूम। अच्छा एक क्वेश्चन आपके पूछ लिया कि बताइए बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? बताइए, बंगाल की खाड़ी में उसका जल जाता है, गिरती है, लेकिन भ्रंश घाटी में बहती है। बता दीजिए, जान जाएंगे। बताइए, खतरनाक क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। बताइए, तो आपको याद ना, दामोदर जो नदी है, दामोदर नदी, कौन सी नदी? दामोदर नदी जो है ये आपकी भ्रंश घाटी में बहती है। दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? तो आपको याद ना, ये हुगली की सहायक नदी है, और हुगली जो है ये गंगा की है। ठीक है, हुगली की सहायक नदी है। अरब सागर में, कहने का मतलब अरब सागर में ही जाती, क्योंकि हुगली में गिरता, हुगली से गंगा, गंगा से अरब सागर, लेकिन ये भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है, याद रखेंगे। कोयले की मात्रा यहाँ पर बहुत पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों में शीत ऋतु में पश्चिमी मौसम के विक्षोभ के कारण वर्षा होती है? बताइए। देखिए मैं आपको बता दूं, पश्चिमी विक्षोभ मैंने भी आपको बताया था शायद, हाँ परसों वाले वीडियो में, लेकिन आप लोगों जिन्होंने नहीं देखा था वो वीडियो फिर से देख लिए। देखिए होता कुछ यूँ है कि ये अपना ऊपर वाला भारत का एरिया है, ये प्रकार से। मैं चित्र बना नहीं पा रहा हूँ क्योंकि स्क्रीन छोटी है, फिलहाल आप लोग समझ लीजिए। ये भारत का एरिया हो जाएगा। यहाँ से आपके क्या पड़ते हैं, यहाँ से ये आपको ये हिमालय देखने को मिलेगी। यहाँ पर हिमालय, बहुत बड़े बड़े हिमालय हैं, ये वाले क्या है? हिमालय हैं। ठीक है, ये हिमालय है। यहाँ पर आपने क्या देखा, अभी भूमध्य सागर में बता रहा था, भूमध्य सागर से, तो भूमध्य सागर से कुछ हवाएं चलती हैं, फिर वो आर्द्रता ग्रहण करते हुए इस प्रकार से आते आती हैं। ठीक है, अब यहाँ से जब आती हैं, यहाँ पर आकर क्या करती हैं,
ये हिमालय पड़ने के कारण इनकी कुछ धारा ऊपर को चली जाती है जो कि चीन तरफ, और कुछ धारा हिमालय से टकराकर नीचे की आ जाती है, नीचे को आ जाती है। और ये कहाँ पर? पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, J&K, कुछ भाग यूपी में और दिल्ली में भी, और कुछ भाग यूपी में भी, सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर, पंजाब और हरियाणा में ये वर्षा करती हैं। और इसलिए जम्मू कश्मीर में फल की खेती के लिए इन वर्षाओं को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, याद रखेंगे। फल की खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, याद रखेंगे, क्योंकि फल की खेती यहाँ पर की जाती है जम्मू कश्मीर में। और सर्दियों में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। इसे ही पश्चिमी जेठ बछुआ पवन भी कहते हैं, इसे पश्चिमी जेठ धारा भी आप कहते हैं। तो ये पंजाब और हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा करती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन। क्या दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु में सूखा रहता क्यों? देखिए मैं आपको बता दूं, ये वृष्टि छाया क्षेत्र पड़ता है। वृष्टि छाया क्षेत्र के मतलब क्या होता है? देखिए पूरी बात समझिएगा। आप अगर पश्चिमी घाट को देखेंगे तो सह्याद्री, सबसे पहले पश्चिमी घाट को सह्याद्री क्या कहते हैं? क्यों कहते हैं? सह्याद्री कहते हैं, नहीं कहते हैं? बताएं सह्याद्री क्यों कहते हैं? देखिए मैं आपको बता दूं, पश्चिमी घाट जो है ये कोई वास्तविक पर्वत नहीं है। हुआ कुछ यूं, ये ऐसा पर्वत था पश्चिमी घाट, समझिएगा, लेकिन भूस्खलन हुआ होगा 50 साल, करोड़ों साल पहले भूस्खलन हुआ होगा, प्लेटें इधर उधर खिसकी होंगी। तो क्या हुआ, ये वाला जो क्षेत्र था, ये वाला क्षेत्र कटकर अरब सागर में गिर गया, अरब सागर में गिर गया, ये वाला क्षेत्र अरब सागर में गिर गया। अब ये जो बचा, ये एकमात्र आपको इसी प्रकार से खड़ा हुआ दिखेगा, इस प्रकार से, ये इस प्रकार से खड़ा हुआ दिखेगा, ठीक है। तो और यहाँ पर क्या होता है, अब जो दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है तो ये इससे इसे टकरा जाता है और इस वाले केरल वाले तट पर धुआंधार वर्षा करता है, ठीक है, धुआंधार वर्षा करता है। पश्चिमी घाट में तभी आप देखेंगे कि पश्चिमी घाट में आपको सदाबहार वन देखने को मिलेगा। क्या कहेंगे सर? सदाबहार वन देखने को मिलेंगे, सदाबहार, ठीक है, सदाबहार वन देखने को मिलेगा। अब वृष्टि छाया देश पड़ता है तो इसलिए ये जो पवनें होती हैं इसमें टकराने के बाद तमिलनाडु में नहीं जा पाती, इसलिए तमिलनाडु के क्षेत्र में वर्षा नहीं होती। हाँ, लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु में वर्षा होती है, इसलिए वहाँ सर्दियों में वर्षा होती है। तमिलनाडु में क्या होता है, सर्दियों से होती है मालाबार के तट पर। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो मैंने अभी क्या बताया, केरल के क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। पूरा जितना पश्चिमी घाट है इस वाले पूरे क्षेत्र में आपको क्या मिलेंगे? सदाबहार वन मिलेंगे, ठीक है। उस तरफ फिर आपको मेघालय में थोड़े मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर भारत में सबसे ज़्यादा, यहाँ पर अगर भारत में आपके एग्जाम में बुझले भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती, तो जैव विविधता भी पश्चिमी घाट में ही पाई जाएगी, ठीक है, याद रखेंगे, जैव विविधता भी पश्चिमी घाट में ही पाई जाएगी। अगला क्वेश्चन, भारत में वर्ष में खरीफ की फसल की कटाई क्या? देखिए जो खरीफ की फसल होती है इसमें बारिश ज़्यादा चाहिए, क्या चाहिए? वर्षा ज़्यादा चाहिए, ठीक है, वर्षा क्या चाहिए? वर्षा ज़्यादा चाहिए। अब कटाई की बात कर रहा है, वर्षा निपट जाएगी, सितंबर अक्टूबर में इनकी फसलें काट ली जाएंगी, ठीक है, सितंबर अक्टूबर में इनकी फसलें काट ली जाएंगी। अगला क्वेश्चन, क्या भारत में जलवायु किस प्रकार की है? तो आपको याद है मानसूनी प्रकार की है, क्योंकि मानसून जिस प्रकार से आता है उस प्रकार से जलवायु आती है, ठीक है। मैंने आपको जलवायु और मानसून में बहुत अच्छा अंतर बताया था। आप लोगों ने अगर 7वां वीडियो देखा है तो आप उसे देख सकते हैं, जाकर जरूर देखें, वो भी वीडियो बहुत धमाकेदार आपको मिलेगा, बिल्कुल एक एक बात आपको स्टेप बाय समझाएगी। अगला क्वेश्चन, किन पहाड़ी प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा होती है? मैंने आपको बताया था खासी प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा बारिश होती है, और खासी प्रदेश में ही क्या आपको मिलता है? मानिसराम, क्या मिलता है? मानिसराम जो क्षेत्र है वो खासी पहाड़ी पर ही, ये तीनों खासी, गारो, खासी, जयंतिया, ये कहाँ पर हैं? ये आपके मेघालय में देखने को मिलेंगी, मेघालय में, ये गर्त के कारण यहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये थे आज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपको पसंद आए होंगे। पसंद आया है वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें। शाम को डेली 6 बजे आप लोग एक बार चैनल पर जरूर आएंगे शानदार क्लासेस के लिए, किसी ना किसी दिन बेहतरीन क्लासेस आपको देते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।